दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसे कि हमारे हिंदी में वर्णमाला की क्लास चल रही थी, तो आज हमारा जो टॉपिक आता वो था अयोगवाह का। मतलब वर्ण के भेद में दो वर्ण के भेद हो गए थे, स्वर और व्यंजन। आज बात करते हैं अयोगवाह की। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक हमारा आता है कि अयोगवाह। अयोगवाह बात करते हैं अयोगवाह की। तो अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह अयोगवाह किसे कहते हैं? तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? तो अयोगवाह किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण पढ़ने की जिन वर्णों का उच्चारण ना तो स्वर से हुआ हो, जिन वर्णों का उच्चारण ना स्वर से हुआ हो, ना स्वर से हुआ हो और ना ही व्यंजन में, ना स्वर से हुआ और ना ही व्यंजन वर्ण से, व्यंजन वर्ण से। तो जिन वर्णों का उच्चारण न स्वर से हुआ हो ना ही व्यंजन वर्ण से, क्या कहलाते हैं? वो अयोगवाह कहलाते हैं। तो उनको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो अयोगवाह किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण न स्वर से हुआ हो न ही व्यंजन वर्ण से हुआ हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अब बात करते हैं, जो अगला पॉइंट आता है वो आता है कि मूल स्वर। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि मूल अयोगवाह, मूल मूल अयोगवाह दो होते हैं। मूल अयोगवाह कितने होते हैं? तो अगर मूल अयोगवाह की बात करें, तो बात करते हैं मूल अयोगवाह। तो मूल अयोगवाह कितने होते हैं? तो मूल अयोगवाह दो होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो आता है हमारा वो आता है अनुस्वार। अनुस्वार। दूसरा जो आता है वो आता है विसर्ग। कौन सा आता है? तो विसर्ग आता है। तो मूल अयोगवाह कितने होते हैं? तो मूल अयोगवाह दो होते हैं। कौन कौन से दो होते हैं? तो होते एक होता है अनुस्वार, दूसरा आता है विसर्ग। इसी से एक पॉइंट और बनता है कि अयोगवाह डिफिनेशन थी, जिन वर्णों का उच्चारण ना तो स्वर से हुआ और ना ही व्यंजन से हुआ, वे हमारे अयोगवाह वर्ण कहते हैं। इसी तरह एक डिफिनेशन और बनती है, वो आती है कि अगर बात करें तो अनुस्वार और अनुस्वार और विसर्ग को अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है। तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। तो मूल अयोगवाह कितने होते हैं? तो मूल अयोगवाह की संख्या दो होती है। कौन कौन से दो होते हैं? एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। अब बात करते हैं कुल अयोगवाह। तो अगला पॉइंट आता है कि कुल अयोगवाह, कुल अयोगवाह की संख्या, एक कुल अयोगवाह चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। तो कुल अयोगवाह चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो हमारा आता है वो होता है अनुस्वार। अनुस्वार। दूसरा आता है विसर्ग। अनुस्वार, विसर्ग। अगला आता है हमारा हलंत। हलंत। और जो चौथे नंबर पे आता है वो हमारा आता है अर्धचंद बिंदु। अर्धचंद बिंदु। तो जब मूल अयोगवाह की बात आएगी, जब पूछेगा मूल अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं अनुस्वार और विसर्ग।
टोटल पूछेगा कि कुल अयोगवा कितने प्रकार के होते हैं, तो 4। वो कौन कौन से हो गए? अनुस्वार, विसर्ग, हलंत और अर्धचंद बिंदु। अब बात करते हैं अनुस्वार की। तो अनुस्वार का एग्जाम्पल, अनुस्वार का चिन्ह क्या क्या होता है? तो अनुस्वार अच्छे एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में जैसे हो गया अंग, अंग हो गया, अंकित हो गया, अंत हो गया। तो अंग, अंकित, अंग हो गया, ये हो गया अनुस्वार गया। अब बात करते हैं अगला था विसर्ग। तो विसर्ग कैसे? तो विसर्ग का चिन्ह होता है, अब इसके जो एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल में देखें जैसे प्रातः, फिर प्राय आ गया, प्रातः आ गया, प्राय आ गया, दुख आ गया, अतः करण आ गया। ये हो गए हमारे विसर्ग के। अब बात करते हैं हलंत की। अगला जो हमारा आता है वो होता है हलंत। तो हलंत का चिन्ह, जब किसी भी वाक्य के जैसे कि का एक व्यंजन है तो हलंत लगा के वो आधा बोला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे आ गया हमारा तश। अगला आता है हमारा मूल्यवान, तस्य और मूल्यवान। अब बात करते हैं अर्धचंद बिंदु की। तो अर्धचंद बिंदु जैसे गांव, गांव हो गया, बांध हो गया, ये हो गए हमारे अर्धचंद बिंदु के एग्जाम्पल। तो अयोगवा था, तो जिन वर्णों का उच्चारण न स्वर से हुआ और न व्यंजन से हुए मेरे अयोगवा कहलाते हैं। ये फिर बात करें तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा कहा जाता है। मूल अयोगवा कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल अयोगवा जब पूछेगा तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। जब बात करते हैं टोटल की, तो टोटल अयोगवा मैंने कुल अयोगवा कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग, हलंत और अर्धचंद बिंदु। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं हमारा जो अब अगला टॉपिक आता है वो तो स्वर व्यंजन और वहाँ तीनों टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। अब अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है वर्णों का उच्चारण स्थान। अब बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की। तो वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो पहला हमारा आता है स्पर्श व्यंजन। वर्णों के उच्चारण स्थान में आता है, सॉरी, पहला आता है स्वर वर्ण, स्वरवर्ण। तो स्वरवर्ण, स्वरवर्ण की संख्या कितनी होती है? तो स्वरवर्ण की संख्या 11 होती है। तो स्वरवर्ण की संख्या 11 होती है। स्वरवर्ण की संख्या 11 होती है। वो कौन कौन से स्वरवर्ण होते हैं देखते हैं। तो पहला था आ, ई, ई, उ, उ, ऋषि, ए, ओ और औ, ओ और औ। तो वर्णों के उच्चारण स्थान में पहला आता है स्वरवर्ण। तो स्वरवर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से? आ, ई, उ, ऋषि,
ए ओ और अब बात करते हैं जो अगला पॉइंट हमारा था वो था स्पर्श व्यंजन का, कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल 25 होती है। कितनी होती है, तो 25 होती है। 25 होती है, कहाँ से कहाँ तक वो होते हैं, तो का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल 25 होती है, कहाँ से कहाँ से लेकर माँ तक होती है। अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है कि अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, तो अंतःस्थ व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है, तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं, तो य र ल व, य र ल और व, ये हो गया हमारे अंतःस्थ व्यंजन। तो स्वर वर्ण 11 होते हैं, आ से लेकर औ तक। बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की, जो जिनकी संख्या 25 होती है, का से लेकर माँ तक। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व। अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो होता है ऊष्म व्यंजन का। ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। वो कौन कौन से होते हैं, तो होते हैं सा, सा, सा और हा। हा जो कि हमारे काकल्य वर्ण है, हमारा क्या है, तो काकल्य वर्ण है। इसी तरह अगली बात करते हैं, अगला आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। हालांकि कल ये बताया था, नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि संयुक्त व्यंजन को कितने, तो 4 होते हैं, लेकिन प्रयोग में कितने किए जाते हैं, प्रयोग में 5 किए जाते हैं। कौन सा, धा का प्रयोग उसमें बढ़ जाता है, जैसे छाता गा सा होता है, लेकिन धा का प्रयोग बढ़ जाता है, इसमें किंतु प्रयोग में 5 किए जाते हैं, होते 4 है हमारे। तो छ, त्र, श और ज्ञ, टोटल 4। इसी तरह अगला था हमारा, जो अगला पॉइंट आता है वो आता है उच्छित या ताड़न जाते। उच्छित व्यंजन, उचित व्यंजन की बात करें तो उचित व्यंजन 2 होते हैं। कौन से, ड और अड़ा। तो इसमें क्या बताता है, ड और अड़ा, इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, इनका प्रयोग शब्द के मध्य और शब्द के अंत में किया जाता है, प्रारंभ में नहीं किया जाता है। तो अगला आता है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह भी 2 होते हैं। कौन कौन से, अंश और विसर्ग बोलेंगे तो अंग और आह, अंग और आहा। तो स्वर वर्ण जिनकी संख्या 11 होती है, तो आ ई यू ऋषि, ए आई ओ और औ होते हैं। फिर बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल कितनी थी, 25 होती है, कहाँ से लेकर माँ तक होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4, 11 ल व, ऊष्म व्यंजन सा सा हा, हा जो कि हमारा काकल्य वर्ण है। संयुक्त व्यंजन तो छात्र ज्ञ श, जिनकी संख्या भी 4 होती है। फिर आता है उच्छिष्ट व्यंजन, तो 2 होते हैं, ड और आ, हुआ तो अंग आहा होते हैं, नोट डाउन करें। तो अब जो अगला पॉइंट हमारा था वो देखते हैं कि कंठ से क्या और गले से क्या, मतलब कि कंठ, पहला था कंठ, कंठ का क्या, तो गले से जो बोले जाते हैं। फिर अगला अच्छा हमारा, अगला था ताल,
मतलब जो तालु से बोले जाते हैं। तीसरे नंबर में जो हमारा आता है वो आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य, अगर मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धा। चौथे नंबर पे हमारा आता है ओष्ठ। ओष्ठ जो कि ओट से वर्ड बोले जाते हैं, ओष्ठ तो ओट। पांचवें नंबर पे आता है दंतव्य, जो कि दांत। दंतव्य दांत। फिर आता है हमारा छठे नंबर कंठ तालव्य। कंठ तालव्य तो कंठ प्लस यानी कि गला प्लस तालु से, अगर कंठ प्लस तालु में ना लिखे तो गला प्लस तालु से, गला प्लस तालु से। क्या था कंठोष्ठ। कंठोष्ठ तो कंठोष्ठ में गला प्लस ओंठ से। फिर है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ दंतोष्ठ में दांत प्लस ओंठ से। फिर आता है हमारा नासिक। नौ नंबर पे आता है नासिक। फिर नासिका। नासिका मतलब नाक से जो वर्ड बोले जाते हैं। तो हर वर्ग का प्रत्येक पंचम अक्षर जो होता है वो हमारा नासिक के कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा आता है, अगर इतना हो गया तो कंठ मतलब गला से, ताल तालु, मूर्धा मतलब मूर्धा, ओष्ठ का ओठ से, दांत दंतव मीन्स दांत, कंठ ताला मीन्स गला, जो गला और तालु से मिलकर बोले जाते हैं। फिर आता है कंठ ओष्ठ, गला प्लस ओठ से, संतोष में दांत प्लस ओठ से, और नासिका का नाक से। तो आप देखते हैं पहला जो हमारा आता है वो हमारा था अकु विसर्जित। अगर लिखेंगे तो अकुह विसर्जनीयताम। अकुह विसर्जनीयताम। अगर यहाँ पहला फॉर्मूला माने हैं कुछ, तो इनका प्रयोग कितने तरह से? 8 प्रकार से। वर्णों को उच्चारण 8 प्रकार से होता है। अगर अकु की बात करें तो इसमें कौन कौन से बढ़ा के, तो आ अ। का मतलब क्या हुआ हमारा? का अर्थ हमारा हुआ का वर्ग के सारे वर्ण, मतलब का वर्ग पूरा। तो का वर्ग में कौन सा? ख, ग, घ और अ। फिर बात करते हैं हा की विसर्जनीयता, मतलब कि विसर्ग। तो 8 हो गए टोटल, 5 2 7 1 8। तो वर्णों का उच्चारण कितने तरह से होता है? 8 तरह से। अको मिस आ और आ, का मिस का वर्ग के सारे वर्ण, फिर होता है विसर्जनीयता मतलब कि विसर्ग। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। जो अगला हमारा आता है वो होता है इचू यसा नाम तालव्य। इचू यसा नाम तालव्य। इचू यसा नाम तालव्य। तो ई मतलब क्या हुआ? ई का अर्थ हुआ ई और ई। ई और ई। चा मतलब चा वर्ग के सारे वर्ण। चा वर्ग के, ये चा वर्ग के सारे, तो चा छा जा झा और ई, ये हो गया हमारा। फिर अगला आता है हमारा या। तो इसमें क्या आएगा? या और सा। चार वर्ग के सारे वर्ण, ई और ई और या और सा आ गया। इसी तरह अगला आता है हमारा, अगला क्या आएगा? तो आएगा
ऋतु, ऋजुसानम, ऋतु सानम मूर्धन्य, मूर्धन्य। तो इसमें क्या आएगा, मतलब कि बात करें तो ऋषि, एक तो ऋषि हिंदी वर्णमाला, क्योंकि जब बात करते हैं कि जब बात करें कि हिंदी मतलब कि संस्कृत स्वरों की हिंदी वर्णमाला में कितनी संख्या में 13 है, इसमें दो बढ़ जाते हैं, ऋषि और त्र। इनका प्रयोग जैसे कि होता है हमारा तृण में, पितृ में होता है। इसी तो दूसरा आएगा हमारा ऋचा वाला, ऋषि। फिर टा वर्ग के सारे वर्ण, ट ठ ड ढ ण। फिर और अगला हमारा क्या आता है, अगला आता है हमारा, इसमें बात करें तो दो उच्छित या ताड़न जात होते हैं, ये दोनों, इन्हें क्या कहते हैं, उच्छित या ताड़न जात, उच्छित व्यंजन, या बोले तो लोग उच्छित व्यंजन ही कहते हैं, उच्छित व्यंजन कहते हैं। अब बात करें अगले नंबर, तो अगला आता है हमारा लुतुल, लुतुल सानम, लुतुल सानम दंतव्य। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आएगा ल, सॉरी लुतुल। तो ल, ये जो हमारा आता है, जो संस्कृत वर्ण में बढ़ जाता है उसकी संज्ञा ल, जैसे कि कृष्ण, और हो गया हमारा पितृ, क्या हो गया, कृष्ण हो गया, पितृ हो गया। और ता वर्ग के सारे वर्ण, ता वर्ग में तो त, थ, द, ध, और हो गया न। फिर आता है हमारा, इसमें बढ़ जाता है ल, एक वर्ड और बढ़ जाता है, वो हो जाता है कौन सा, ल। तो अब इसी बात, इसी तरह अगले की बात करें तो अगला जो हमारा आता है वो आता है, अगला आता है उपध्यानीमान, उप, उप ध्यानी नाम, ध्यानी नाम, उप ध्यानी नाम ओष्ठ, उप ध्यानी नाम ओष्ठ। ऊ का मतलब क्या हुआ यहाँ, तो ऊ का मतलब हुआ ऊ और ऊ, और फिर पा मतलब कि पा वर्ग के सारे वर्ण, पा वर्ग के सारे वर्ण, तो प, फ, ब, भ, और हो गया म। इसी में जुड़ा था हमारा अनुस्वार। अगर अनुस्वार की बात करें, अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार हमारा क्या होता है, फिर आता है विसर्ग, हलंत, फिर आता है अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु। तो अर्धचंद्र बिंदु, या फिर अर्धचंद्र बिंदु ना लिख के क्या लिखेंगे, उपध्यानी मान। एक चिन्ह और आता है वो था उपध्यानी मान। तो उपध्यानी मान का चिन्ह कौन सा होता है, उपध्यानी, उपध्यानी चिन्ह ये कौन सा होता है, तो उपध्यानी का जो चिन्ह होता है वो होता है जो हम इस तरह का चिन्ह बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल देखें तो जैसे का, हाँ, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। एक और लिख लेते हैं, जैसे फा, पा और पा, ये एक एग्जाम्पल हमारा हो गया। तो वर्णों को चयन कितने तरह से होता है, 8 प्रकार से होता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो अब जो अगला पॉइंट हमारा आता है वो आता है, ये तो हमारे हो गए स्वर वाले। अब बात करते हैं जो संयुक्त व्यंजन वाले हैं, तो उनका वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आता है संयुक्त उच्चारण वाले स्थान, संयुक्त उच्चारण वाले स्थान, संयुक्त उच्चारण वाले स्थान। तो संयुक्त उच्चारण वाले स्थान है जो, वो किस तरह होता है। तो पहला हम बात करते हैं, पहला जो फॉर्मूला लिखे जिस तरह अभी हम बता लेते हैं, तो उससे तो पहला आता है ए दे तो कंठ, ए दे तो कंठ, ए दे तो कंठ प्लस तालव्य से, ए दे तो कंठ प्लस तालव्य से। तो ए दे तो कंठ प्लस तालव्य से क्या हो गया। तो ए की बात करें, ये तो हमारा संयुक्त होता है ए और ए, संयुक्त होते हैं। दे तो मीन्स क्या होता है, वे दोनों, वे दोनों। तो जो कंठ प्लस तालव्य से बोले जाते हैं, तो अगर बात करें ए और ए की, अगर इनको तोड़े तो ए टूटेगा आ प्लस ई में, टूटेगा आ प्लस ई में। इसी तरह को अगर ए को तोड़े तो आ प्लस ए या फिर ई, ए या फिर ई। तो जो कंठ प्लस तालव्य से ए दे तो कंठ प्लस तालव्य से कौन बोले जाते, तो ए और ए। अगर इनका मतलब कि तोड़ेंगे अगर इनको, तो ए को अगर तो किन दो शब्दों से मिलेगा, ये विषम जाति स्वर होते हैं, ये दोनों विषम जाति स्वर होते हैं। आ ई उ, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ओ, ये हमारा सजातीय स्वर होते हैं, जो दो स्वरों से मिलकर बने बनते बनते भी स्वर से मिलकर है, लेकिन ये दो विषम मतलब अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं। वो दोनों सेम स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए उन्हें सजातीय स्वर बोला जाता है, इन्हें विजातीय स्वर बोला जाता है। तो ए और ए ये कंठ प्लस तालव्य से बोले जाते हैं। इसी तरह अगला आता है हमारा ओ दे तो कंठ प्लस, ओ दे तो कंठ प्लस ओष्ठ, ओ दे तो कंठ प्लस ओष्ठ जो बोले जाते हैं। तो ओ का मतलब हुआ हमारा ओ और औ, ओ और औ। दे तो मीन्स तो वे दोनों। तो अगर ओ को तोड़े तो आ प्लस ओ में, और ओ को, ओ का मतलब है तो आ ओ या फिर ऊ, इसमें टूटेगा, ओ लिखो या फिर ऊ लिखो। तो कंठ प्लस ओ से कौन सा, तो ओ रहे तो ओ या फिर औ। इसी तरह अगले बात करते हैं, तीसरे में मतलब बकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ में क्या होगा, तो वकार दंतोष्ठ में मतलब व, ओनली एक ही वर्ड आएगा, वो कौन सा आएगा, केवल व। तो आपको इसमें व आकार वाले वर्ण, व आकार वाले वर्ण का उच्चारण स्थान, का वर्ण का उच्चारण स्थान। तो ये हो गया हमारा। आप बात करें नासिक की, अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो था नासिक की। नासिक के, तो नासिक में कौन कौन से वर्ड आते हैं। नासिक में आता है मतलब कि अभी में रहता है कि हर एक वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक कहलाता है, पंचम वर्ण या फिर पंचम अक्षर कहलाता है। तो उसमें कौन सा आएगा, अणा, या अणा, ना और म, ये हमारे नासिक के कहलाते हैं। अगर बात करें तो अब देख लेते हैं एक ही बार में, जो अभी तक देखा कौन कंठ से बोले थे कौन ओष्ठ से, उसका एक ही बार में। तो अणा मतलब कि ये होता है का वर्ग का, और ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। फिर बात करते हैं तो ये होता है चा वर्ग का, इनका इनका जो उच्चारण स्थान है वो होता है तालव्य से होता है। अणा के टा वर्ग का, इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है। ना तो हो गया ता वर्ग का, इनका उच्चारण स्थान दंतव्य से होता है। और माँ
जो कि है पा वर्ग का। पा वर्ग का तो इनका उच्चारण स्थान होता है ओंश से। बोल के देखिए आप, पा फा बा भा मा। तो ओंठ लड़ा रहे ना आपस में बोलने पे, तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओंश से होता है। पा फा बा भा मा, दोनों बोले वो आपस में वो टकरा रहे हैं, तो ये ओंश से इतना नोट डाउन कर लीजिए। एक टॉपिक इसमें हमारा और आता है, एक पॉइंट वो आता है अनुनासिक का, वो भी देख लेते हैं। अगला आता है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक मतलब क्या होता है? अनु में से होता है पीछे, अनु में से होता है पीछे, और नासिक मतलब नाक। तो अनुनासिक का अर्थ क्या हुआ? अनु का अर्थ होता है पीछे, और नासिक में क्या होता है? नाक। तो इनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो मुख प्लस, मुख प्लस नाक से, मुख प्लस नाक से बोले जाने वाले वर्ण, मुख प्लस नाक से बोले जाने वाले, बोले जाने वाले वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक कहलाते हैं। तो मुख प्लस नाक से जो वर्ण बोले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वो अनुनासिक कहलाते हैं। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब जो अगला टॉपिक आता है वर्णों को चयन स्थान हमारा कंप्लीट हो। अब बात करते हैं वर्ण विन्यास की। वर्ण विन्यास या वर्ण संयोग के बारे में। तो आता है हमारा वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद, बोले तो वर्ण संयोग, वर्ण संयोग। तो वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद या फिर वर्ण संयोग, वर्ण संयोग। बात करते हैं वर्ण विन्यास की। वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोग। तो वर्ण विन्यास किसे कहते हैं? पहला पढ़ने में अगर ये आएगा तो वर्ण विन्यास किसे कहते हैं? तो इसमें क्या लिखेंगे? तो वर्ण विन्यास किसे कहते हैं? तो वर्णों को या फिर किसी भी वर्ण को, किसी भी वर्ण को अलग अलग लिखना, अलग अलग लिखना। तो किसी भी वर्ण को अलग अलग लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विन्यास कहलाता है। तो किसी भी वर्णों को अलग अलग लिखना वर्ण विन्यास कहलाता है। अब बात करते हैं वर्ण संयोग की। तो वर्ण विन्यास तो हो गया, अब बात करते हैं वर्ण संयोग की। तो वर्ण संयोग किसे कहते हैं? तो किसी भी वर्ण को एक साथ लिखना, किसी भी वर्ण को एक साथ लिखना, एक साथ लिखना। तो किसी भी वर्ण को अलग अलग लिखने का अर्थ होता है वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। किसी भी वर्ण को एक साथ लिखना वर्ण संयोग कहलाता है। जिसमें अगर देखते हैं तो पहला था आ स्वर के कुछ उदाहरण जो आ स्वर से बने होते हैं। तो पहला हमारा था आ स्वर के,
उदाहरण। तो आ स्वर का उदाहरण पहला तो एक आता नयक, नायक नहीं, नयक। अगर नयक को तोड़ेंगे, क्या कोई भी व्यंजन बिना स्वर के बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। स्वरों को उच्चारण से स्वतंत्रपूर्वक किया जाता है, क्योंकि वो केवल स्वरों का उसके साथ व्यंजन ऐड नहीं होता है, लेकिन व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो ऐसे इसी तरह नयक, नयक लिखा है तो नयक क्या बिना स्वर से बन सकता? नहीं बन सकता। अगर इसको तोड़ के देखिए, बड़े विच्छेद इसका करें तो देखते हैं ना, आ, ना के साथ एक स्वर लगा हुआ है ना। फिर बात करते हैं या, सॉरी या, आ प्लस का। तो अगर पूछे नया कितने शब्दों से मिलकर बना, तो नया 6 शब्द लगे इसमें। देखो 3 स्वर हो गए हमारे और 3 ही व्यंजन हो गए। कितने? 3 स्वर और 3 व्यंजन हो गए। इसी तरह इसका एक उदाहरण और देखते हुए आता है हमारा कथन। बस गए कथन की। तो अगर कथन का वर्ण विच्छेद करें हम, तो कथन का तुक्का प्लस आ, फिर तोड़ेंगे तो था को था, आ, फिर था ना प्लस आ। तो इसमें भी क्या हो गया? इसमें भी 3 स्वर और 3 व्यंजन हो गए। 3 स्वर का, या और ना, तो का, था और ना, ये तीनों स्वर हो गए। आ और आ, ये हमारे 3 स्वर हो गए, और का था ना हमारे 3 व्यंजन हो गए। इसी तरह अगला मतलब तो अगला तो जैसे आ स्वर के देख लेते हैं। आ स्वर के अगर कुछ उदाहरण, तो आ स्वर का पहला आता है बाजार। अगर हम बाजार को तोड़ेंगे, बाजार का वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसा आएगा? ब प्लस आ, फिर ज, आ, और लास्ट में आएगा र और आ। तो इसमें भी क्या हो गया? इसमें कितने व्यंजन में कितने स्वर हो गए? तो 3 व्यंजन और 3 स्वर हो गए। व्यंजन कौन कौन से? बा, ज और रा, ये तीनों हमारे व्यंजन हो गए। आ और छोटा आ, ये तीनों हमारे स्वर हो गए। अगली बात करते हैं जो हमारे ई स्वर से बने होते हैं। ई स्वर के बारे में बात करें तो ई जैसे आता है श्रीमान। अगर एग्जांपल ले लिए हमें उदाहरण में श्रीमान, आप श्रीमान का वर्ण निषेध करिए। श्रीमान का वर्ण निषेध तो कैसे होगा? श्रीमान का वर्ण निषेध तो पहला आएगा स, र, स प्लस रा से बनता है स्र, तो स प्लस रा प्लस ई। अगला आता है हमारा य प्लस, यह हो गया हमारा श्रीमान। तो च र ई प्लस य, आ प्लस न, और न के साथ भी हमारा क्या जुड़ेगा? आ। क्या होगा? माँ। माँ में भी हलन लगेगा। तो श्रीमान का कितने इसमें व्यंजन हो गए? 1 2 3 और 4, 4 व्यंजन और 3 स्वरों से मिलकर बनता है क्या? श्रीमान। इसलिए अब देखते हैं अगला जो आता है ऋषि। अगर ऋषि से देख लें, ऋषि स्वर से, तो ऋषि से जैसे आता अमृत। एक एग्जांपल हो गया हमारा अमृत। अमृत, अगर अमृत का वर्ण विच्छेद करें, अमृत का वर्ण विच्छेद करें तो आ, माँ प्लस ऋषि प्लस आ गया ता के साथ क्या जुड़ेगा? आ। ये अमृत का विच्छेद हो गया। तो आस और आ, फिर आता है ई और ऋषि। इस तरह छोटी ई का भी होगा और जो सारे स्वर होते हैं। तो अब बात करते हैं जो अगला था हमारे, एक ले लेते हैं हम लोग जो अर्धचंद बिंदु, जैसे आंगन। एग्जाम्पल में कुछ और ले लें। ओके, आंगन, सॉरी अंगना, कुछ ले लेते हैं अपन्ना। अब बात करते हैं अपन्ना की। अपन्ना का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? तो आ प्लस प
फिर आ, फिर रा आएगा, फिर अड़ा आएगा हमारा, फिर आएगा आ। ये हो गया हमारा अपर्णा का वर्ण विच्छेद। तो कैसे? आ प्लस पा, आ रा औड़ा और आ। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी तरह अगला जो हमारा एग्जाम्पल आता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उद्धार। अगर देखिए उद्धार का वर्ण विच्छेद, उद्धार, अगर बात करें उद्धार की, उद्धार का वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे टूटेगा हमारा? उ प्लस आधा दा, फिर विद्यालय वाला धा बनेगा। इसके बाद बात करते हैं, पहले बनेगा आ, आदि रा और आ। तो इसमें कितने स्वर कितने व्यंजन हो गए? तो इसमें हो गए 3 व्यंजन और 3 स्वर। जैसे उद्धार में कितनी संख्या होगी? तो 6। कितने वर्णों से मिलकर बना है उद्धार? तो 6 वर्णों से मिलकर बना है। इसमें अगली बात करते हैं कृपा की। अगला वर्ण आता है हमारा, शब्द आता है जो आता है वो था कृपा। अगर कृपा का वर्ण विच्छेद करें तो कैसे होगा? का प्लस ऋषि प्लस रा, रानी पा, फिर आ। ये हो गया हमारा कृपा का वर्ण विच्छेद। तो का ऋषि प्लस पा प्लस आ में टूटेगा। अगला एक और आता है, एक आता है खंड। खंड, तो खंड का कैसे करेंगे वर्ण विच्छेद? तो खंड की बात करें तो खंड आता है खा प्लस आ, फिर आएगा हमारा अनुस्वार प्लस ड और आ। तो जब खंड आएगा, जब हमारा आधा अड़ा आएगा तो उस जगह क्या लगेगा? तो उस जगह हमारा अनुस्वार लगेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई, ऊंचाई, तो ऊंचाई की अगर बात करें, ऊंचाई का वर्ण विच्छेद करें तो ऊंचाई का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? पहले आएगा ऊ प्लस चा प्लस आ और ई। तो हो गया ऊंचाई का। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपका टॉपिक पूरा क्लियर होता है, टॉपिक आपका क्लियर होता है पूरा। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।